और अब कक्षा 12 इतिहास विषय का पाठ 1 भारत का वैभवपूर्ण अतीत सुनेंगे। डाइट बीकानेर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया गया है सबीना कोहरी जी द्वारा और समीक्षा की है ओम विश्नोई जी ने। आओ पाठ सुनते हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी को तिलक करो ये मिट्टी है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों नमस्कार। अभी मैंने जिस गीत की पंक्तियां गाई उसे सुनते ही हमारे अंदर देशभक्ति की भावना पलवित होने लगती है और भारत देश के अतीत से संबंधित नाना प्रकार के प्रश्न भी हमारे मन में उठने लगते हैं। साथ ही हम ये सोचने लगते हैं कि भारत में ऐसा क्या था जो इसके लिए वीरों ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। यही कारण रहा कि भारत के इतिहास को जानने की प्रबल इच्छा भी जागृत हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आपकी जिज्ञासा को शांत करने हेतु आज की हमारी इस वार्ता में मैं आपको रूबरू कराती हूँ भारत के उस वैभवशाली एवं गौरवपूर्ण अतीत से जो आपको भारतवर्ष में जन्म लेने पर गौरवान्वित अनुभव करने का अवसर देगा। आज की हमारी वार्ता कक्षा 12 के कला वर्ग के इतिहास विषय के प्रथम अध्याय भारत का वैभवपूर्ण अतीत पर आधारित है। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम इतिहास का अर्थ जान लेते हैं। इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन होता है। दूसरे शब्दों में मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। इतिहास की उन्हीं घटनाओं को तथ्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जो साक्ष्यों एवं प्रमाणों से सिद्ध हो। इसीलिए इतिहासकार का मूल मंत्र है ना मूलः लिख्यते किंचित, अर्थात बिना मूल या आधार के कुछ नहीं लिखना चाहिए। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिनमें से एक है साहित्यिक स्रोत एवं दूसरा पुरातात्विक व पुरालेखीय स्रोत। अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की, जिसको पुनः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और वंशावलियां। धार्मिक साहित्य में हम अध्ययन करते हैं ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य का। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेदों के द्वारा हमें संपूर्ण आर्य सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, जिसमें 10 मंडल व 1028 सूक्त है। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्य एवं उपनिषद। वेदों के उपरांत विभिन्न ऋषियों द्वारा स्मृति ग्रंथों की भी रचना की गई है। इनमें मनुस्मृति व याज्ञवल्क्य स्मृति प्रमुख है। रामायण व महाभारत महाकाव्य भी भारतीय इतिहास की जानकारी के अथाह कोश हैं। इनमें समाज, धर्म व राजनीति की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। पुराण भी प्राचीनतम काल के इतिहास ग्रंथ हैं, जिनकी संख्या 18 है। इनमें मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी सर्वाधिक इसी से मिलती है। दूसरा है बौद्ध साहित्य, जिनके सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक। ये 3 हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक व अभिधम्म पिटक। इसलिए इसको त्रिपिटक कहा जाता है। इनमें बौद्ध धर्म के नियम आचरण संग्रहित है। बौद्ध ग्रंथों में दूसरा महत्वपूर्ण योगदान है जातक ग्रंथों का, जिनकी संख्या 549 है। पाली भाषा के अन्य ग्रंथों में मिलिंदपन्ह, दीपवंश व महावंश है। जैन साहित्य में भी पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। इनमें सबसे प्रमुख आगम है, जिसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार व 4 मूल सूत्र शामिल हैं। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अन्य जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र आदि प्रमुख हैं, जिनसे ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है।
परिशिष्ट पर्वन में तत्कालीन राजाओं व जैन मुनियों के संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वहीं भद्रबाहु चरित में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है। प्यारे बच्चों, ये तो बात हुई धार्मिक साहित्य की। अब हम बात करते हैं धर्मेतर साहित्य की। इस श्रेणी में प्राचीन भारत में धर्म के अतिरिक्त अन्य विषयों पर लिखा गया साहित्य आता है। इसमें ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, विशुद्ध साहित्य ग्रंथ, नाटक, कथाकोश, काव्य आदि ग्रंथ सम्मिलित हैं। शुरुआत करते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ से। 1150 ईस्वी में कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिणी विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसमें प्राचीन समय से 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का इतिहास है। कौटिल्य या विष्णुगुप्त द्वारा रचित अर्थशास्त्र में तत्कालीन राज प्रबंधन, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व धार्मिक जीवन की विस्तृत जानकारी मिलती है। इन ग्रंथों के अतिरिक्त बाणभट्ट का हर्षचरित, वाकपति का गौडबोह, विल्हण का विक्रमांक देव चरित, जयसिंह का कुमारपाल चरित, पद्मगुप्त का नवसंहार चरित, बल्लाल का भोज चरित एवं जयानक की पृथ्वीराज विजय प्रमुख है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ की। इनमें अनेक नाटक, व्याकरण ग्रंथ, टीका, काव्य, कथा, साहित्य एवं कोश की रचना की गई है, जिनसे उस समय के सामाजिक व आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। इनमें से पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता, कालिदास का मालविका अग्निमित्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, शूद्रक का मृच्छकटिकम, मेघातिथि की मिताक्षरा व कामंडक का नीतिसार ऐतिहासिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इनके अतिरिक्त क्षेत्रीय ग्रंथों में भी प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। तमिल साहित्य संगम में चोल व पल्लव शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। राजस्थानी भाषा के ग्रंथों में चंद्रबरदई का पृथ्वीराज रासो, पद्मनाभ का कान्नड़देव प्रबंध, बिट्ठू सुजा का राव जेतसिरोचंद, सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, नैणसी का नैणसी की ख्यात, बांकीदास का बांकीदास की ख्यात आदि प्रमुख हैं। बच्चों, प्राचीन काल से ही भारत की सांस्कृतिक एवं आर्थिक उपलब्धियां विश्व को आकर्षित करती रही हैं। भारत के व्यापारिक संबंध विश्व के देशों से थे। धर्म व दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने व अध्ययन हेतु लोग विदेशों से यहाँ आते थे। इसीलिए विदेशी लेखक भी भारत से प्रभावित हुए और उन्होंने भारत के संबंध में पर्याप्त विवरण दिया है, जिनमें है यूनानी साहित्य। इसमें मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका प्रमुख है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन, समाज व आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त टोलमी का भूगोल, प्लिनी द एल्डर की नेचुरल हिस्ट्री, स्ट्रैबो का भूगोल, पेरिलिप्स ऑफ द एरिथ्रियन सी प्रमुख पुस्तकें हैं। चीनी विवरण में वेनसांग व इत्सिंग का वृत्तांत महत्वपूर्ण है। वेंगसान यात्रियों का राजकुमार कहलाता है। इनकी पुस्तक सी यू की है। उसके बाद बात करते हैं तिब्बती वृत्तांत की। इनको तारानाथ द्वारा रचित ग्रंथ कंग्यूर व तंग्यूर ग्रंथों को उपयोगी माना है। मसूदी ने अपनी पुस्तक मिडास ऑफ गोल्ड में भारत का विवरण दिया और लिखा कि भारत का राज्य स्थल व समुद्र दोनों पर था। अल बरूनी का तारीख हिंद भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्यारे बच्चों, इतिहास के स्रोत के रूप में वंशावलियां भी अपना विशेष स्थान रखती है। वंशावली लेखन परंपरा व्यक्ति के इतिहास को शुद्ध रूप से सहेज कर रखने की प्रणाली है। वंशावलियों के अध्ययन से हमें जानकारी मिलती है कि हमारे पूर्वज कौन थे। वंशावली के लेखकों में मुख्य रूप से बड़वा, जागा, रावजी व भाट, तीर्थ, पुरोहित, पंडे, बरोट आदि प्रमुख है। पुरोहितों द्वारा निर्मित वंशावलियां या बहियां प्रमाणिक दस्तावेजी न्यायिक साक्ष्य के रूप में मान्य हैं। प्यारे बच्चों, अब तक हमने इतिहास के साहित्यिक स्रोत के संबंध में जानकारी प्राप्त की। अब हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पुरातात्विक स्रोतों को भी 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले आता है उत्खनन से प्राप्त अवशेष, जैसे मृद भांड, औजार व उपकरण।
प्राप्त औजारों और मृद भांडों से हम भारत में मानव की विकास यात्रा को समझ सकते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता की जानकारी उत्खनन से प्राप्त सामग्री पर ही आधारित है। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारत में 4 मृद भांड संस्कृतियां विद्यमान रही। गेरुए रंग युक्त मृद भांड संस्कृति, काले व लाल मृद भांड परंपरा, चित्रित सलेटी रंग की मृद भांड संस्कृति और उत्तरी काली चमकीली परंपरा। पुरातात्विक स्रोतों में दूसरे नंबर पर है अभिलेख। तिथियुक्त व समसामयिक होने के कारण इनका ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक महत्व है। अशोक के अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख एवं प्रयाग प्रशस्ति के बिना प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी अधूरी है। प्राचीन भारतीय इतिहास में सिक्के व मुद्राओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनमें शासकों के नाम, तिथियां, चित्र, वंश परंपरा, धर्म, गौरवपूर्ण कार्यों, कला, शासकों की रुचि इत्यादि की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के वीणा वादक व व्याघ्र निहंता सिक्के उसकी संगीत के प्रति रुचि व शौर्य को प्रदर्शित करते हैं। मूर्तियां, शैल चित्रकला व अन्य कलाकृतियां भी हमें उस समय के धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन की जानकारी देती है। प्यारे बच्चों, अब तक तो हमने बात की कि किन किन स्रोतों से हम भारत के वैभवशाली अतीत के बारे में सारगर्भित व रोचक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वैभवशाली भारत की उपलब्धियों की। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, धर्म, समाज, कला, साहित्य एवं विज्ञान प्रारंभ से ही उत्कृष्ट रहे हैं। भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। आर्थिक समृद्धता की बात करें तो भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है। नैतिक एवं मानवीय आचरण में भी भारत सदैव अग्रणी रहा है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में भारत भूमि को माता के रूप में माना है और संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में वसुधैव कुटुंबकम के रूप में स्वीकार किया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की कामना करने वाली हमारी संस्कृति ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे प्रकट होता है कि हमारा अतीत अत्यधिक वैभवशाली रहा है। भारत की इन उपलब्धियों का बिंदुवार विवरण इस प्रकार है। भारतीय संस्कृति का विश्व संचार। भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरव में रही है। उत्खनन एवं पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भी हमें भारतीय संस्कृति का विश्व रूप दिखाई देता है। चीन की दीवार के उत्तरी दरवाजे पर संस्कृत भाषा में आज भी उल्लेख है, यक्षों के द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा करे। भारतीय संस्कृति एवं भारतीय इतिहास की श्रेष्ठता का उल्लेख भारतीय ग्रंथों में ही नहीं अपितु पश्चिमी इतिहासकारों और विद्वानों ने भी भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता के उद्गार प्रकट किए हैं। इतिहासकार मयूर ने लिखा है कि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य की भव्यता, विविधता और वनस्पतियों के उत्पादन की समूची दुनिया में बराबरी नहीं। सर वॉल्टर रेले ने लिखा है कि प्रथम मानव प्राणी का निर्माण भारत खंड में हुआ। कर्नल अल्कोल्ट ने मानव संस्कृति का उद्गम स्थल भारतवर्ष को ही माना है। सांस्कृतिक भारत में वर्तमान जावा, सुमात्रा, मलाया, कंबोज, श्याम, चंपा, वर्मा, लंका आदि सम्मिलित हैं। इस प्रकार उस समय के सांस्कृतिक भारत की सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया में फैली हुई थी। सुसंस्कृत जन आर्य भारत से विश्व के विभिन्न देशों में जल और थल मार्ग से पहुंचे और वहां भारतीय संस्कृति व सभ्यता का प्रचार प्रसार किया। इन साहसी वीरों ने भारतीय दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष, गणित, ज्योतिष, स्थापत्य, शुद्ध शास्त्र, युद्ध शास्त्र, नीति शास्त्र, संगीत, वैदिक ग्रंथों का विश्व में प्रसार किया। इन देशों का रहन सहन, परंपरा, पूजा पद्धति, शास्त्र, विधि, नीति, कल्पना, आचार, व्यवहार में भारतीय परंपरा झलकती है। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार भारत सांस्कृतिक व साहित्यिक रूप से समृद्ध था, उसी प्रकार से भारत नाविक शक्ति में भी समृद्ध था। सिंधु प्रदेश में सिंधु नदी में 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का वर्णन विद्वानों ने किया है। प्राचीन पुस्तकों के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि कोलंबस के पैदा होने के 1000 वर्ष पूर्व भारत में जो जलयान बनाए जाते थे वह इतने शक्तिशाली थे
कि वह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के खुले समुद्र में भयंकर समुद्री तूफानों को सफलतापूर्वक झेलते हुए 1000 यात्रियों को लेकर सुदूर देशों को जा सकते थे। इसी प्रकार के एक जहाज में प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटक फाहियान दक्षिणी भारत से चीन को गया था। 5-6 हजार वर्ष पूर्व हमारे यहाँ विकसित बंदरगाह थे। उत्खनन से प्राप्त सौराष्ट्र का लोथल बंदरगाह शास्त्र शुद्ध प्रणाली से बना था। मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान आदि देशों से इसी बंदरगाह से व्यापार होता था। 756 फीट लंबे व 126 फीट चौड़े 60 से 75 टन मालवाहक जहाज सीधे घाट तक पहुंच जाते थे। पश्चिमी तट पर सोपारा व भृगकच्छ भी प्रसिद्ध बंदरगाह थे। जातक में 10 यात्रियों को ले जाने वाले जलपोतों का उल्लेख भी है। सिंधु सरस्वती सभ्यता की अनेक मोहरों व पात्रों पर जलपोतों के चित्र है। सांची व भरहुत शिल्प में चप्पू वाले पोत व केबिन वाली नौका के साक्ष्य हैं। धार के राजा भोज द्वारा लिखित पुस्तक युक्ति कल्पतरु में नौका के निर्माण व नौकाओं के प्रकारों का विस्तृत उल्लेख है। दिशा ज्ञान के लिए भारतीय नाविकों द्वारा लोह मत्स्य यंत्र का प्रयोग करने का उल्लेख कुछ अरब यात्रियों ने किया है। मेगस्थनीज ने 9 दलों के नौका संगठन का भी उल्लेख किया है। इन सब साक्ष्यों और प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत प्राचीन काल में नाविक शक्ति से परिपूर्ण था। प्यारे बच्चों, इन सब के अतिरिक्त भारत प्राग ऐतिहासिक पाषाण संस्कृति से भी समृद्ध था। भारत में शिवालिक पहाड़ियों में 20 लाख वर्ष पुराने पाषाण उपकरण मिले हैं। आदिकाल में मानव शैलाश्रय में निवास करता था। इन शैलाश्रयों की दीवारों व छतों पर तत्कालीन मानव द्वारा जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित चित्रांकन किया गया है, जिन्हें शैल चित्र कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, शेखावटी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में ऐसे शैल चित्र मिले हैं। मध्य प्रदेश का भीमबेटका व पंचमढ़ी भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विश्व धरोहर में सिंधु स्थापत्य कला का अपना महत्व है। सुनियोजित नगर नियोजन यहाँ की प्रमुख विशेषता रही है। यहाँ की सभ्यता से प्राप्त अवशेषों में पत्थर की मूर्तियाँ, मणके, मृदभांड, मोहरे, कास्म से मूर्तियाँ व पात्र यहाँ की कला के उत्कृष्ट प्रमाण हैं। प्यारे बच्चों, प्राचीन भारत का अतीत इतना वैभवपूर्ण, स्वर्णिम एवं विस्तृत है कि उसे इतने कम समय में समेट पाना संभव नहीं है। फिर भी मैंने इसे बहुत ही संतुलित रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आज की हमारी वार्ता समाप्ति से पहले चलिए हम इसका संक्षिप्त रूप से शीघ्र दोहरान कर लेते हैं। आज हमने भारत के वैभवपूर्ण अतीत के बारे में सारगर्भित व महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। सर्वप्रथम हमने इतिहास के अर्थ को जाना, फिर इतिहास की जानकारी के स्रोतों को, जिनमें हमने साहित्यिक स्रोत व पुरातात्विक स्रोत की जानकारी प्राप्त की। तदुपरांत हमने भारत की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसमें भारत की सांस्कृतिक, साहित्यिक, नाविक और पुरातात्विक उपलब्धियों के बारे में जाना। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आज ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। आप सभी स्वस्थ रहें, खूब पढ़ें और जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। बच्चों, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, पर आज के पाठ के माध्यम से आपने ये जाना भी। शिक्षिका ने हमें भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को बहुत अच्छे से समझाया और धार्मिक साहित्य के बारे में भी बताया। इस पाठ से हमको बहुत सारी बातें पता चली हैं, जिनके आप नोट्स जरूर बनाना और पाठ खुद भी पढ़ना।